आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउ द लीव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां तेजी से गिर रही है और ये जो कविता है वो लिखी गई है विस्टन ए वॉर्डन के द्वारा, यानी हम संक्षिप्त में कहें तो W.H. ऑडेन के द्वारा यह पोएम जो है लिखित है, कंपोज किया गया है। ये विस्टन ए वॉर्डन का जन्म हुआ है 1907 में एंड इनकी मृत्यु हुई है और 1973 में। 1907 में W.H. ऑडेन का जन्म हुआ है और 1973 में इनकी मृत्यु हो गई। Who won the पुलित्जर प्राइज, इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता इन 1948 में फॉर हिज कलेक्शन, अपने संग्रह दी एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। इन्होंने एक कविताओं का संग्रह तैयार किया था दी एज ऑफ एंग्जाइटी, जिसका नाम है। उस कलेक्शन के लिए, उस संग्रह के लिए 1948 में 1948 में इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला। पुलित्जर पुरस्कार ये जीते थे कौन? तो W.H. ऑडेन यानी विस्टन ए वॉर्डन। पहले ये बता दें कि पुलित्जर पुरस्कार क्या है। हम जानना चाहेंगे पुलित्जर जो प्राइज है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1917 में यह पुरस्कार की शुरुआत की गई थी देने का। यह पुरस्कार दिया जाता है समाचार पत्र या पत्रिकाओं या साहित्य संगीत के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान जिनका होता है, जो सर्वोत्कृष्ट योगदान देने वाले लोग होते हैं, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत, इस पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1917 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो ये विस्टन ए वॉर्डन यानी W.H. ऑडेन का जन्म 1907 में, मृत्यु 1973 में और इन्होंने जीता था पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर पुरस्कार को इन्होंने जीता था इन 1948 में फॉर हिज कलेक्शन, अपने संग्रह दी एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। किसके लिए? तो दी एज ऑफ एंग्जाइटी, इनकी जो कविताओं का संग्रह है, कलेक्शन है, इसी के लिए इनको 1948 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था W.H. ऑडेन को। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि इनको पुलित्जर प्राइज कब मिला था? तो 1948 में, 1948 में मिला था। इसके लिए मिला था तो इनका एक कलेक्शन था, संग्रह था कविताओं का, जिसका नाम है दी एज ऑफ एंग्जाइटी। यानी दी एज ऑफ एंग्जाइटी के राइटर है विस्टन ए वॉर्डन, W.H. ऑडेन, और इसी संग्रह के लिए इनको 1948 में पुलित्जर प्राइज मिला था। पुलित्जर प्राइज की शुरुआत कब हुई थी? तो 1917 में, 1917 में हुई थी। कहाँ पर? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किया गया था। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो समाचार पत्र, पत्रिका, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में जो सर्वोत्कृष्ट योगदान देते हैं उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर प्राइज। वाज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, वह एक बहुमुखी, सर्वतोमुखी, कई तरह की प्रतिभा वाला, एंड इंटेलेक्चुअली और बौद्धिक रूप से विगोरस, प्रबल, दमदार, ओजस्वी पोएट कवि थे। वे कई तरह की प्रतिभा वाले यानी बहुमुखी, सर्वतोमुखी और बौद्धिक रूप से ये प्रबल या ओजस्वी कवि थे, दमदार कवि थे। कौन? W.H. ऑडेन। वर्स ड्रामाटिस्ट, ये वर्स ड्रामाटिस्ट थे, यानी कविता रूप में भी नाटक लिखने वाले थे, बहरत जिसको कहते हैं, बहरत। तो वर्स यानी कविता और ड्रामाटिस्ट नाटककार, यानी कविता रूप में ये नाटक लिखने वाले, यानी पद्य रूप में ये नाटक लिखने वाले भी थे, वर्स ड्रामाटिस्ट थे। क्रिटिक, समालोचक भी हैं, ट्रांसलेटर, अनुवादक भी हैं, एडिटर और संपादक भी हैं। W.H. ऑडेन वर्सटाइल, सर्वतोमुखी, कई तरह की प्रतिभा वाला, बहुमुखी प्रतिभा वाले हैं, एंड विगोरस पोएट है, ये प्रबल ओजस्वी कवि है, इंटेलेक्चुअली यानी बौद्धिक रूप से वे विगोरस पोएट है, प्रबल कवि हैं, दमदार कवि हैं, ओजस्वी कवि हैं। वर्स ड्रामाटिस्ट, कविता रूप में नाटक लिखने वाले हैं, क्रिटिक, समालोचक हैं, ट्रांसलेटर, अनुवादक हैं, एंड एडिटर और संपादक भी हैं। पोएट्री टू हिम, कविता उनके लिए वाज थी अ सीरियस गेम, एक गंभीर खेल। कविता उनके लिए एक गंभीर खेल थी, सीरियस गेम थी, खेल की तरह थी कविता। कविता उनके लिए एक गंभीर खेल थी, विच इसको शुड डीपेंड, गहरा प्रभाव जो है डालना चाहिए, जिसको गहराई तक जाना चाहिए, जोर देना चाहिए पीपुल सेल्फ अवेयरनेस, यानी लोगों के स्व चेतना पर, लोगों के स्व जागरूकता के लिए, लोगों के स्व चेतना के लिए उसको जोर देना चाहिए।
यानी कविता उनके लिए एक ऐसा सीरियस गेम थी, एक ऐसा गंभीर खेल थी जिसको जोर देना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए, गहरा दाब डालना चाहिए, लोगों के स्व जागृति के लिए, लोगों की स्वचेतना के लिए, लोगों के स्व जागरूकता के लिए। बट इट शुड, लेकिन इसे इन नो केस किसी भी स्थिति में डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट यानी प्रभावित नहीं करना चाहिए मेंस व्यक्तियों के पॉलिटिकल, राजनीतिक और रिलीजियस चॉइसेज या धार्मिक विकल्पों को, धार्मिक पसंदों को। लेकिन किसी भी स्थिति में कविता को व्यक्तियों के राजनीतिक और धार्मिक पसंदों को प्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी प्रभावित नहीं करना चाहिए। यानी W.H. ऑडेन के लिए जो कविता थी वो सीरियस गेम थी, एक ऐसा गंभीर खेल थी जिसको डीपेंड होना चाहिए, जिसको गहराई तक जाना चाहिए, यानी गहरा जो जोर डालना चाहिए, दबाव डालना चाहिए, प्रभाव डालना चाहिए पीपुल सेल्फ अवेयरनेस यानी लोगों के स्व जागृति के लिए, लोगों की स्व खुद की चेतना के लिए, जागरूकता के लिए। बट इन नो केस, लेकिन किसी भी स्थिति में इसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, प्रभावित नहीं करना चाहिए मेंस व्यक्तियों के पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस को, राजनीतिक या धार्मिक पसंदों को कविता को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, प्रभावित नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्व जागरूकता के लिए उसे प्रभाव डालना चाहिए, गहरा दबाव डालना चाहिए, यानी गहरा छाप छोड़नी चाहिए। आगे कहते हैं कि हीज अर्ली पोएम्स, उनकी पहले की जो कविताएं हैं W.H. और इनकी वो एग्जिबिट प्रदर्शित करती हैं, प्रस्तुत करती हैं हिज इंटरेस्ट, उनकी रुचि इन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों में। उनकी पहले की कविताएं हैं जो उनकी रुचि और रुचि को प्रदर्शित करती हैं, एग्जिबिट करती हैं पॉलिटिकल अफेयर्स में, राजनीतिक मामलों में, आइडियाज और विचारों में। राजनीतिक मामलों और विचारों में उनकी पहले की जो कविताएं हैं उनकी रुचि को प्रदर्शित करती है, प्रस्तुत करती है। बट इन लेटर पोएम्स, लेकिन उनकी बाद की कविताएं आर ओवरटली, खुलम खुला रूप से, एकदम प्रत्यक्ष रूप से क्रिश्चियन है, ईसाईत्व से, ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है, एंड मोर पर्सनल और ज्यादा व्यक्तिगत है इन टोन, लहजे में, सुर में, टोन में, लहजे में, सुर में वो ज्यादा पर्सनल है, व्यक्तिगत है, और ओवरटली और खुला रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वो क्रिश्चियन है, ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है। यानी हिज अर्ली पोएम्स, इनकी पहले की कविताएं एग्जिबिट प्रदर्शित करती हैं, प्रस्तुत करती हैं हिज इंटरेस्ट, उनकी रुचि इन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों में, एंड आइडियाज और विचारों में। बट लेकिन हिज लेटर पोएम्स, उनकी जो बाद की कविताएं हैं आर ओवरटली, एकदम खुलम खुला रूप से, प्रत्यक्ष रूप से क्रिश्चियन है, ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है, एंड मोर पर्सनल और ज्यादा व्यक्तिगत है इनको लहजे में, सुर में। एज ए टेक्नीशियन, एक तकनीतिज्ञ के रूप में, एक टेक्नीशियन के रूप में, एक तकनीतिज्ञ के रूप में ऑडेन एक्सप्लोर्ड, ऑडेन ने अन्वेषण किया, खोज किया ए वेराइटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स एंड मीटर्स, विविध प्रकार के स्टेंजा के रूपों और मीटर्स, विभिन्न प्रकार के स्टेंजा के मीटर्स और रूपों का अन्वेषण किया, खोज किया ऑडेन ने एक टेक्नीशियन के रूप में, एक तकनीतिज्ञ के रूप में। तो एज ए टेक्नीशियन, एक तकनीतिज्ञ के रूप में ऑडेन एक्सप्लोर्ड, ऑडेन ने अन्वेषण किया, खोज किया ए वेराइटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के स्टेंजा के रूपों को, एंड मीटर्स और मीटर्स। ही हैड ए पैशन, उनका एक जज्बा था, उनका एक धुन था, उनका एक इच्छा थी, एक पैशन था, जज्बा था, धूम था। क्या? फॉर वर्ड क्वाइनिंग, शब्द नक्काशी करने का, शब्द का निर्माण करने का, वर्ड क्वाइनिंग करने का, शब्द नक्काशी करने का, शब्द निर्माण करने का उनकी एक जज्बा थी, उनका एक धूम था, एकदम रम गए थे वो वर्ड क्वाइनिंग करने में। एंड यूजिंग, और प्रयोग करने का, उनकी प्रयोग करने की इच्छा भी थी। आर्किक वर्ड्स यानी प्राचीन शब्दों को, आर्किक वर्ड्स को, प्राचीन शब्दों को, जो आदिकाल के शब्द हैं उनका प्रयोग करने का और शब्द नक्काशी करने का उनके पास एक पैशन था, एक जुनून था, एक जज्बा था, एक इच्छा थी। विच, और यही थी, ये जो प्राचीन जो शब्द का वो प्रयोग करते थे, यही प्राचीन जो शब्द हैं विच मेन सही वो बना देते हैं उनको एट टाइम्स, ये चीज बना देती है उनको एट टाइम्स, कभी कभी डिफिकल्ट, कठिन टू अंडरस्टैंड, समझना। और यही चीज जो है उनको कभी कभी समझना, उनकी बातों को समझना कभी कभी कठिन बना देती है, क्योंकि उनका एक पैशन था। क्या पैशन था?
तो वर्ड क्वाइनिंग करने का, शब्द निर्माण करने का, शब्द नक्काशी करने का और आर्किक वर्ड्स का प्रयोग करने का, प्राचीन शब्दों का प्रयोग करने का। और यही जो बात थी वो कभी कभी उनको यानी W.H. ऑडेन को समझना कठिन बना देता है। तो वो क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उस बात को समझना कभी कभी वो डिफिकल्ट बना देता है, कठिन बना देता है। इन लेफ्ट इंग्लैंड, इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया एज अर्ली एज प्रारंभ में ही 1939 1939 के जैसे ही 1939 साल की शुरुआत हुई, उसके अत्यंत प्रारंभ में ही उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया टू सेटल, बसने के लिए, परमानेंटली, हमेशा के लिए, अस्थायी तौर पर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र में, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बस जाने के लिए, अस्थायी तौर पर बसने के लिए, सेटल हो जाने के लिए इन्होंने 1939 के प्रारंभ में ही इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया, हमेशा के लिए बसने के लिए। कहाँ बसने के लिए परमानेंटली? तो यूनाइटेड स्टेट्स में, संयुक्त राष्ट्र में, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ऑर्डिनेंस वर्क ऑर्डिनेंस की रचना को डिवाइडेड, बांट दिया जाता है इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज, ब्रिटिश और अमेरिकन फेजेज में। यानी जब तक इंग्लैंड में थे और अपनी किताबों को लिखे, रचनाओं को, कविताओं को लिखे, तो वो ब्रिटिश फेज की या इंग्लिश फेज की वो रचनाएं हैं। और जब अमेरिका में चले गए 1939 के प्रारंभ में, तो उस समय, अब उसके बाद जो वो कविताओं को लिखे हैं या जो किताबों को लिखे हैं, वो रचनाएं जो हैं वो अमेरिकन फेज की रचनाएं हैं। तो इनकी रचना को, ऑर्डिनेंस वर्क ऑर्डिनेंस की रचना को डिवाइडेड, बांट दिया जाता है इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज, ब्रिटिश और अमेरिकन फेजेज में, ब्रिटिश फेज और अमेरिकन फेज में इनकी रचना को बांट दिया जाता है। द नोटेबल वर्क्स, महत्वपूर्ण रचनाएं ऑफ द इंग्लिश फेज, इंग्लिश फेज की यानी ब्रिटिश फेज की, इंग्लिश फेज की, इंग्लैंड के फेज की। तो ब्रिटिश फेज की जो महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन है? तो दी ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। ये ब्रिटिश फेज की यानी इंग्लिश फेज की रचनाएं हैं। जब ये इंग्लैंड में थे तो उस समय जो ये रचनाओं को तैयार किए थे, जो रचना किए थे, ये वो महत्वपूर्ण रचनाएं, नोटेबल वर्क्स हैं, ध्यान देने वाली रचनाएं हैं। इंग्लिश फेज की कौन कौन? तो दी ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। ये इंग्लिश फेज की यानी ब्रिटिश फेज की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज, अमेरिकन फेज की जो महत्वपूर्ण रचनाएं इंक्लूड, जिसमें शामिल है न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी, जिसके लिए 1948 में इनको पुलित्जर प्राइज मिला है। तो ये अमेरिकन फेज की रचना है। द एज ऑफ एंग्जाइटी एंड द शील्ड ऑफ एक्विलिस, द शील्ड ऑफ एक्विलिस भी जो है कि ये अमेरिकन फेज की रचना है। तो ये अमेरिकन फेज की जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसमें शामिल है न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी एंड द शील्ड ऑफ एक्विलिस जो है वो अमेरिकन फेज की रचना है। द प्रेजेंट लिरिक, ये जो प्रस्तुत जो गेय कविता है, ये लिरिक है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो हम लोग पढ़ेंगे W.H. ऑडेन की ये पोएम, ये कविता जो आयरोनिकल मीनिंग को रखती है। तो ये प्रेजेंट जो लिरिक है, जो गेय कविता है, जिसको गाया भी जा सकता है, सुरबद्ध है, गीत के रूप में, ये जो प्रस्तुत गीत है, लिरिक है जो सुरबद्ध है, गीत के रूप में है, जिसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, वो इनेक्ट, इनेक्ट का अर्थ अभिनय करना भी होता है, इनेक्ट का अर्थ नियम बनाना, अधिनियम बनाना भी होता है, इनेक्ट का अर्थ संपादन करना भी होता है। यहाँ हम अर्थ लेंगे संपादन करना या प्रस्तुत करना। तो ये प्रेजेंट जो लिरिक है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, ये प्रस्तुत करती है या संपादित करती है द फ्रस्ट्रेशन, निराशा को, उस निराशा को जो इनहेरेंट मौजूद है, निहित है इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में, मानव जीवन में निहित, मानव जीवन में मौजूद निराशा को संपादित करती है। ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नामक जो गीत है, जो लिरिक है, ये प्रस्तुत करता है। और द एस्पिरेशंस, उन आकांक्षाओं को, उन अभिलाषाओं को प्रस्तुत करता है दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो पूरी नहीं होती है, वो अभिलाषाएं, वो एस्पिरेशंस, वो आकांक्षाएं दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो पूरी नहीं होती है। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और वह अकेलेपन का भाव, उस अकेलेपन के भाव को संपादित करता है। इन विच, जिसमें एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति लिव्स एंड डाई, जीता और मरता है। ये पूरे कविता का यही निचोड़ है।
पूरी ये जो कविता, ये नहीं नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो हम पढ़ेंगे, ये लिरिक है। ये जो पोएम है वो गीत के रूप में है, सुरबद्ध है, गाया जा सकता है, और जिसको गाया जा सकता हो, जो सुरबद्ध हो गीत के रूप में, वो लिरिक कहलाता है। तो ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो प्रस्तुत जो लिरिक है, वो इनेक्ट करता है, संपादित करता है, प्रस्तुत करता है 3 चीजें। पहला क्या? तो द फ्रस्ट्रेशन, उस निराशा को जो इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन में मौजूद है, मानव जीवन में जो निराशा मौजूद है, उसको संपादित करता है। दूसरा द एस्पिरेशन, उन आकांक्षाओं को, उन इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, डेट और नॉट फुलफिल, जो पूरी नहीं होती है, वो आकांक्षाएं, वो अभिलाषाएं जो पूरी नहीं होती हैं। और तीसरा, वह प्रस्तुत करता है द सेंस ऑफ लोनलीनेस, उस अकेलेपन के भाव को संपादित करता है या प्रस्तुत करता है, इन बीच जिसमें एवरी मैन, हर आदमी लिव्स एंड डाई, जीता और मरता है। हर आदमी जो जिस अकेलेपन में जीता है, जन्म लेता है, और जिस अकेलेपन में ही मरता है, इस भाव को भी, इस लोनलीनेस के भाव को भी, अकेलेपन के भाव को भी यह कविता जो है संपादित करती है, इनेक्ट करती है, प्रस्तुत करती है। फिर से ध्यान देंगे, ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बताया गया है, फिर से आप सरसरी निगाहों से देख लें। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी से गिर रही है। इस पोएम को, इस लिरिक को पढ़ने से पहले आप इंट्रोडक्शन पर ध्यान देंगे, जो ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। ये देख रहे हैं विस्टल ही ऑडेन, यानी इनको संक्षिप्त रूप में हम कहते हैं WH ऑडेन। इनका जन्म हुआ है 1907 में और इनकी मृत्यु हुई है 1973 में। इन्होंने जीता द पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर पुरस्कार जीता है 1948 में फॉर हिज कलेक्शन, अपने संग्रह द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए इनको 1948 में पुलित्जर पुरस्कार मिला है। और जैसा कि बताए हैं कि पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1917 में हुई थी। यानी उस व्यक्ति को दिया जाता है यह पुरस्कार जो समाचार पत्र या पत्रिका या साहित्य और संगीत के क्षेत्र में जो सर्वोत्कृष्ट योगदान होता है, जिसका उस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इनको भी यह पुरस्कार 1948 में मिला है, इनके संग्रह द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। वाजे वर्सटाइल, ये सर्वतोमुखी थे, बहुमुखी थे, एंड इंटेलेक्चुअली और बौद्धिक रूप से ये विगोरस, यानी प्रबल, ओजस्वी ये पोएट थे, कवि थे, और वर्स ड्रामाटिस्ट थे, कविता रूप में ये नाटक लिखने वाले थे। क्रिटिक, समालोचक थे, ट्रांसलेटर, अनुवादक थे, एडिटर और संपादक भी थे। पोएट्री टू हिम, कविता इनके लिए वाजे सीरियस गेम, एक ऐसी गंभीर खेल थी विच शुड डिपेंड, जिसको गहरा प्रभाव डाल देनी चाहिए, जिसको गहरा जो है कि दबाव डालना चाहिए, प्रभाव डालना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए, लोगों के स्व अवेयरनेस के लिए, स्व चेतना के लिए, स्व जागृति के लिए। बट इट शुड, लेकिन इसे इन नो केस, किसी भी स्थिति में डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, प्रभाव नहीं डालनी चाहिए मेंस व्यक्तियों के पॉलिटिकल, राजनीतिक और रिलीजियस चॉइसेज या धार्मिक जो है पसंदों को। बिजर्ली पोएम्स, इनकी पहले की कविताएं एग्जिबिट प्रदर्शित करती हैं हिज इंटरेस्ट, इनकी रुचि, इनकी पहले की कविताएं जो है इनकी रुचि को प्रस्तुत करती हैं इन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों में, आइडियाज, विचारों में, राजनीतिक मामलों और विचारों में इनकी रुचि को इनकी पहले की कविताएं प्रस्तुत करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। बट इज लेटर पोएम्स, लेकिन इनकी बाद की जो कविताएं हैं और ओवर्टली, वो फूलम फूला रूप से, प्रत्यक्ष रूप से क्रिश्चियन है, ईसाई धर्म से संबंधित है, एंड मोर पर्सनल, और ज्यादा व्यक्तिगत है, इनको लहजे में, सुर में, टोन में। एज ए टेक्नीशियन, एक तकनीकी के रूप में ऑर्डिन ने अन्वेषण किया, खोज किया ए वेराइटी ऑफ मीटर, ए वेराइटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स, विविध प्रकार के स्टेंजा के रूपों को, एंड मीटर्स और मीटर्स को। ही हैड ए पैशन, उनका एक जज्बा था, उनकी एक इच्छा थी, उनका एक जज्बा था, ढूंढ था उनको और वर्ड कॉइनिंग करने का, शब्द का नक्काशी करने का, शब्द निर्माण करने का, एंड यूजिंग और प्रयोग करने का, आर्किक वर्ड्स यानी प्राचीन शब्दों को। और यही बात जो है बीच में जो उनको बनाती है एट टाइम्स, कभी कभी डिफिकल्ट, कठिन टू अंडरस्टैंड, समझना, उनकी बात को समझना, उनकी लिखी हुई चीज को समझना, यानी उनको समझना, ये बात जो उनका जज्बा था, जो पैशन था, जो उनकी धुन है वर्ड क्वाइनिंग करने का और आर्किक वर्ड्स का यानी प्राचीन शब्दों का प्रयोग करने का, यह बात उनको कभी कभी उनको समझना कठिन बना देती है। लेफ्ट इंग्लैंड, इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया है, और लिया उतना ही प्रारंभ में जितना, यानी 1939 के 1939 के एकदम शुरुआत में ही इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया टू सेटल, बसने के लिए परमानेंटली, हमेशा के लिए इन यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ऑडियंस वर्क, ऑडियंस की रचना को डिवाइडेड, बांट दिया जाता है इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज, ब्रिटिश और अमेरिकन फेज में।
दो भागों में इनकी रचना को बांट दिया जाता है। जब तक ये ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में थे तो ब्रिटिश फेज की रचना हो गई, और जब अमेरिका में चले गए तो अमेरिकन फेज की रचना हो गई। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज, इंग्लिश फेज की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है दी ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ है, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन और एनदर टाइम, ये ब्रिटिश फेज की रचना है, इंग्लिश फेज की रचनाएं हैं। और द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज, अमेरिकन फेज की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इंक्लूड उसमें शामिल है न्यू ईयर लेटर है, फॉर द टाइम बीइंग है, द एज ऑफ एंजाइटी है, एंड द शील्ड ऑफ अकीलिस है, यानी द शील्ड ऑफ अकीलिस है। ये किस फेज की रचनाएं हैं? तो ये अमेरिकन फेज की रचनाएं हैं। ये द प्रेजेंट लिरिक जो प्रस्तुत जो गीत कविता है जिसको गाया जा सकता है, ये गीत नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये इनेक्ट करता है, संपादित करता है तीन चीजों को। ये किन किन चीजों को संपादित करता है, इनेक्ट करता है? तो पहला यह जो है इनेक्ट करता है द फ्रस्ट्रेशन, उस निराशा को जो इनहेरेंट मौजूद है इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में, मानव जीवन में मौजूद निराशा को ये प्रस्तुत करता है, संपादित करता है। दूसरा यह एस्पिरेशन, द एस्पिरेशन, उन आकांक्षाओं को विच आर नॉट फुलफिल, जो पूरी नहीं होती है, वो इच्छाएं जो पूरी नहीं होती है उसको संपादित करता है। और तीसरा द सेंस ऑफ लोनलीनेस, उस अकेलेपन के भाव को ये इनेक्ट करती है कविता, इन विच, जिस अकेलेपन के भाव में एवरी मैन, हर आदमी लिव्स एंड डाई, जीता और मरता है। तो हम आगे अब देखेंगे इस कविता को, जो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट है W.H. ऑडेन की जो रचना है, जो पोएम है, जो आयरोनिकल मीनिंग को रखती है। इसका अर्थ क्या है, कहना क्या चाहते हैं इस कविता में, अब हम इसको देखने वाले हैं।